गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 11 में हमने ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़े हैं, जिनमें आपने प्रतिवेदन भी पढ़ा है। अब किसी भी प्रतिवेदन या रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमें किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है, तो उसके लिए मैं आज इसका जो थ्योरिकल पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें कि किसी भी प्रतिवेदन को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद इसे अपनी ग्रामर की नोटबुक में नोट कर लें। प्रतिवेदन, अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। यानी अंग्रेजी में जिसे रिपोर्ट कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहा गया है? प्रतिवेदन कहा गया है। प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग के साथ विद का अर्थ क्या होता है? जानना। धातु का भाववाचक रूप है, जिसका व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ होगा समांतर जानकारी। क्या अर्थ होगा? समांतर जानकारी। हिंदी के शब्द कोशों में प्रतिवेदन का अर्थ है अनुभव करने वाला, जानने वाला आदि बताया गया है। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को अनुभव करेंगे, जानेंगे, तो उसे ही क्या कहा गया है? प्रतिवेदन कहा गया है। इस दृष्टि से भी प्रतिवेदन का अभिप्राय अनुभव संपन्न विशद जानकारी ही उपयुक्त है। यानी किसी भी चीज़ का हमें क्या करना है? अनुभव करना है, और उसकी विशद जो जानकारी है वो अपने पास होनी चाहिए। उसी को क्या कहा गया है? प्रतिवेदन कहा गया है। इस दृष्टि से प्रतिवेदन का अभिप्राय अनुभव संपन्न विशद जानकारी ही उपयुक्त है। इस आधार पर प्रतिवेदन का तात्पर्य जानने के योग्य विवरण या सूचना आदि से भी लिया जा सकता है। यानी हम अगर किसी भी चीज़ को जानते हैं और उसका पूरा विवरण रखते हैं या उसकी सूचना लेते हैं, उसे भी प्रतिवेदन कहा गया है। जैसे कि अगर किसी दुर्घटना की जांच करने वाला अधिकारी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के आधार पर जो विवरण तैयार करता है, उसे अंग्रेजी में रिपोर्ट और हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। कि कोई भी दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना की जो जांच करने वाला अधिकारी होता है वह क्या होता है? प्रत्यक्षदर्शी होता है। प्रत्यक्षदर्शी होता है यानी उसने अपनी आंखों के सामने उस दृश्य को देखा है, और उसके जो साक्ष्य किसको कहेंगे? जो उससे संबंधित प्रामाणिकता साबित करने के लिए जो प्रूफ होते हैं, उनके लिए, उनके आधार पर पूरी रिपोर्ट जो होती है, प्रतिवेदन जो होता है, उसका विवरण तैयार करता है। और अंग्रेजी भाषा में इसे रिपोर्ट और हिंदी भाषा में इसे प्रतिवेदन कहा गया है। तो ये है आपका प्रतिवेदन या रिपोर्ट का शाब्दिक अर्थ। किस भाषा से बना है, क्या इसका अर्थ होता है, ये इसमें मैंने आपको बताया है। अब इसको तैयार करने के लिए हमें कुछ प्रमुख तत्वों की जानकारी भी होना आवश्यक है। तो प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व हैं, जिसमें सबसे पहले होगा आपका विशेष संदर्भ। प्रतिवेदन का सबसे पहला प्रमुख तत्व है कोई विशेष संदर्भ। यानी कहीं ना कहीं से हमें उसकी जानकारी लेना आवश्यक होगा। वह क्या होगा? आपका विशेष संदर्भ होगा। कोई प्रकरण होगा, प्रकरण यानी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। घटना होगी, दुर्घटना होगी, आरोप होगा, शिकायत होगी, आचरण होगा, दंगा, विवाद, नीति या कुछ और भी हो सकता है। यानी कोई भी विषय इनमें से इसका हो सकता है, जिसके अध्ययन या जांच की आवश्यकता महसूस की गई है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हुआ? विशेष संदर्भ। कोई ना कोई विशेष जानकारी हमारे पास जरूर होनी चाहिए। नियुक्त की गई समिति, अब उस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए नियुक्त की गई जो समिति थी, अब उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है? जांचकर्ता या अध्ययनकर्ता का किसी सरकारी संस्था द्वारा गठित अथवा मनोनीत होना। यानी जहाँ से हम उन साक्ष्यों को ले रहे हैं वो क्या होगी? किसी न किसी के द्वारा नियुक्त की हुई समिति होगी। अब इसको लिखने के लिए समय की निश्चित सीमा भी होगी। ये थोड़ी है कि भाई अपन इसको लंबा लिखते चलेंगे। तो समय की निश्चित सीमा, प्राय हर प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय की कुछ न कुछ सीमा निर्धारित होती है। यह बात जांच के विषय के स्वरूप पर निर्भर करती है कि समय कितना रखा जाएगा। यानी जो जांच चल रही है, जिस पे अपन प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, ये उसके विषय और स्वरूप पर, यानी विषय और स्वरूप पर निर्धारित करता है कि उसकी समय सीमा क्या निर्धारित होगी। चौथा जो पॉइंट होगा, साक्ष्यों का संकलन या प्रमाण। तो साक्ष्यों का संकलन या प्रमाण जो होगा
उसमें प्रतिवेदन की प्रामाणिकता उसमें उल्लेखित साक्ष्यों पर आधारित होती है। तो कोई भी प्रतिवेदन है वो कितना प्रामाणिक है, तो उसके लिए अपन ने जो भी साक्ष्य उपलब्ध करे हैं या एकत्रित करे हैं उन पर आधारित होता है। निर्णय और सुझाव। प्रतिवेदन का अंतिम जो है पॉइंट वो है निर्णय और सुझाव। अब उल्लेखित तत्व जांच करने वाले व्यक्ति या समिति जो सुझाव दिया गया हो उसी को आधार बनाकर प्रतिवेदन को क्रियान्वित किया जा सकता है। तो लास्ट जो होगा वो अपना होगा प्रतिवेदन के लिए जो कुछ भी है वो समिति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो सुझाव दिया जाएगा वही कार्य क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये है आपके किसी भी प्रतिवेदन को बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें जो अपन ने आज 5 पढ़ी हैं, जिसमें प्रतिवेदन के प्रमुख तत्वों में सबसे पहले अपन को लेना है आपका विशेष संदर्भ, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ दूसरा, नियुक्त की गई समिति, समय की निश्चित सीमा, साक्ष्यों का संकलन और प्रमाण, निर्णय और सुझाव। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे एक आदर्श रिपोर्ट या प्रतिवेदन के गुण या विशेषताएं। तो किसी भी आदर्श रिपोर्ट या प्रतिवेदन की जो विशेषताएं या गुण हैं उनमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा यथार्थता। यथार्थता से मतलब होता है वास्तविकता। इसी के आधार पर विभिन्न सूत्रों से प्राप्त यथार्थ तत्व ही प्रतिवेदन का कलेवर तैयार करता है। कलेवर तैयार करता है यानी उसका मैटर जो है, उसका बैकग्राउंड जो है वो उससे तैयार होता है। वास्तव में सामान्य सूचना, समाचार या वृत्तांत विवरण से प्रतिवेदन की भिन्नता और विशिष्टता ही उसकी तथ्यात्मकता के कारण है। इस यथार्थता को बनाए रखने के लिए वास्तविक घटना, मौखिक या लिखित गवाही, फोटो आदि का प्रयोग किया जा सकता है। तो यथार्थता को बनाए रखने के लिए वास्तविक घटना कैसी होगी? मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। साथ ही कोई भी जो फोटो वगैरह है उससे संबंधित वो इसको प्रामाणिक बनाएंगे, जिससे कि ये वास्तविक होगी। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें है प्रामाणिकता। अब प्रामाणिकता जो है किसी भी विषय, घटना, शिकायत, आरोप आदि के संबंध में कोई भी तथ्य जुटा सकते हैं, किंतु वे तथ्य प्रामाणिक भी है या नहीं इसकी जांच ही तो प्रतिवेदन द्वारा की जाती है। यानी कोई भी जो तथ्य है, जो भी शिकायत हुई है या कोई भी आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं है, तो इसकी जो जांच है वो इसी के द्वारा की जाएगी। और तभी ये पता चलेगा कि हाँ कि प्रस्तुतकर्ता जो होता है उसका वास्तविक दायित्व है कि वो इनकी जांच करे और सही निर्णय दे। तीसरा जो अपना पॉइंट होगा वो होगा निष्पक्षता। तो निष्पक्षता का अर्थ क्या होता है कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, किसी एक के पक्ष में नहीं होगा। प्रतिवेदन मात्र लिखित कागज का टुकड़ा या पुलिंदा नहीं होता, वह एक प्रकार से एक वैधानिक कानूनी दस्तावेज रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? वैधानिक कानूनी दस्तावेज रूप बन जाता है। आप लोग देखते हो कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, उसे पढ़ते हो और पढ़ करके क्यों ये पढ़ते हो तब आपको ये लगता है कि हाँ वास्तव में बात सही है। फिर उसकी छानबीन भी अगर की जाए तो उसके द्वारा जो जुटाए गए प्रामाणिक साक्ष्य थे उनके आधार पर उसे साबित किया जा सकता है। इससे किसी मनुष्य या कभी कभी वर्ग, यहाँ तक कि पूरे देश के जीवन मरण के भविष्य का प्रश्न जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता न्यायपालिका से संबंध या कानून का ज्ञाता व्यक्ति होना चाहिए। यानी जो प्रतिवेदन लिख रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, उसे न्यायपालिका यानी कानूनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी बात को अच्छे से बता सके। न्याय क्षेत्र से असंबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसके हर तथ्य, वस्तु स्थिति, पक्ष विपक्ष, मत विमत का निष्पक्ष विवेक से अध्ययनोपरांत निर्णय निकालना संगत रहता है। यानी हर तरीके से जब उस बात का, उस प्रतिवेदन का पूरी तरह से अध्ययन किया जाएगा उसके बाद ही उस पर कोई निर्णय दे पाना होगा। अब चौथा जो पॉइंट है निश्चित मत या निर्णय। अब जो भी प्रतिवेदन पर लिख रहे हैं उस पर हमें क्या देना होगा? कोई निश्चित मत या निर्णय देना होगा। अध्ययन या जांच करके अथवा किसी ब्यौरे की तालिका मात्र
यानी अध्ययन या जांच करके किसी ब्यौरे की तालिका मात्र प्रस्तुत करके उसे यथावत प्रस्तुत करना मात्र रिपोर्ट ही है, प्रतिवेदन नहीं। यानी सिर्फ अपन क्या करेंगे, यथावत उसमें प्रस्तुत जानकारी देंगे तब तो वो क्या रहेगा, रिपोर्ट रहेगा। लेकिन प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों, तर्कों पर आधारित अध्ययन न केवल सम्यक परीक्षण होना चाहिए अपितु उसके आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता अपना मत व्यक्त करेगा, निर्णय भी अवश्य दे। अब अगला जो पॉइंट है आपका, सुसंबद्धता और स्पष्टता। कोई प्रतिवेदन आधे पृष्ठ से लेकर हजारों पृष्ठों तक का हो सकता है, यानी प्रतिवेदन कितना भी बड़ा हो सकता है, उसके लिए कोई पृष्ठों की सीमा नहीं है। कार्यालयों में केवल कुछ पंक्तियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत होते रहते हैं और शिक्षा क्षेत्र में कोठारी आयोग एवं कानूनी क्षेत्र में खोसला आयोग आदि के प्रतिवेदनों का आकार 1000 पृष्ठों तक का भी प्राप्त है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में तो कोठारी आयोग और कानूनी क्षेत्र में आपका खोसला आयोग आदि के प्रतिवेदनों का आदि के जो प्रतिवेदन है वो 1000 पृष्ठों के भी है, 1000 पृष्ठों तक के भी प्राप्त हैं। किंतु प्रतिवेदन में अनावश्यक विस्तार भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हम जितना चाहे उतना उसको लिख सकें। प्रतिवेदन के आधार पर समुचित कार्यवाही के लिए उसका संक्षिप्त एवं सुगठित होना आवश्यक है। यानी कोई भी प्रतिवेदन अगर लिखा जा रहा है तो संक्षिप्त एवं सुगठित होना आवश्यक है। तो ये क्या है, आपके प्रतिवेदन लिखने के लिए जो उसकी विशेषताएं हैं 5 मैंने आपको बताई है। सुसंबद्धता और स्पष्टता, निश्चित मत एवं निर्णय, निष्पक्षता, प्रामाणिकता और यथार्थता। तो ये है एक किसी आदर्श प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए उसके गुण या विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं, जो कि आप इनको लिख लेना। अब रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि। अब इसके लिए हम कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं। तो सबसे पहले है इसमें उपयुक्त कारण या आधार, यानी किसी भी प्रतिवेदन के लिए उपयुक्त कारण या आधार होना चाहिए। जांच समिति अथवा आयोग की नियुक्ति, इसके लिए कोई ना कोई जांच समिति और आयोग की नियुक्ति जरूर होगी। जनता के लिए सूचना, इसमें जनता के लिए सूचना भी होनी आवश्यक है। कहीं कहीं सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता भी नहीं होती है, यानी जरूरी नहीं है कि हर जगह ही हम सार्वजनिक सूचना दें। तथ्यों का संग्रह, तथ्यों का संग्रह यानी जो प्रमाण है उससे संबंधित, ये इसमें महत्वपूर्ण है कि जो भी तथ्य एकत्रित किए जाएं वो सही हैं और हम उनका ढंग से उन्हें देखें। लेखबद्ध प्रस्तुति, अब जो कोई भी प्रतिवेदन अपन लिख रहे हैं उसको लेखबद्ध करेंगे अपन, क्यों? क्योंकि ये लेखन कार्य है, तो उसकी जो प्रस्तुति है वो अपन लेखन के रूप में देंगे। अब है प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन के जो प्रकार हैं बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी विषय पर वो लिखे जा सकते हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट प्रतिवेदन के प्रकार है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपका है खोजी प्रतिवेदन। अब खोजी प्रतिवेदन जिसमें छानबीन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसको अपन बोलते हैं। दूसरा है विस्तृत विवरण। क्या है? विस्तृत विवरण। विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन। अब तीसरा क्या है आपका? विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन। और चौथा आपका है विवरणात्मक प्रतिवेदन। अब ये क्या है? आपके प्रतिवेदन के प्रकार हैं। इनमें से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन जो है वो अपन लिख सकते हैं। तो ये है आपके प्रतिवेदन के बारे में जानकारी। किसी भी प्रतिवेदन को लिखते समय हमें किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी आज मैंने आपको इसके माध्यम से बता दी है। अब आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें। अब आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आएंगे कि प्रतिवेदन लिखा कैसे जाता है, और उस प्रतिवेदन को लिखने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे जो अपन वीडियो लेंगे और जो टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे उनमें अपन ये देखेंगे कि प्रतिवेदन किस किस विषय पर लिखे जाएंगे। विषय मैंने आपको बता दिए। अब उनमें से कुछ एक विषय को अपन चुनेंगे और चुन करके उनसे संबंधित
जो हैं वो प्रतिवेदन अपन तैयार करेंगे। एक एक करके हम अलग अलग टॉपिक्स पर प्रतिवेदन तैयार करेंगे। अब आप इसे ध्यान से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद आप मुझे बताएं कि हाँ भई आपने ये टॉपिक कर लिए हैं, आपको समझ में आ गए हैं।